हेलो, हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ेंगे प्लांट टिश्यू कल्चर के बारे में। प्लांट टिश्यू कल्चर जो बायोटेक्नोलॉजी का एक टॉपिक है। बायोटेक्नोलॉजी जो है वह बायोलॉजी का ही एक ब्रांच है और बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत अलग-अलग टेक्निक को पढ़ते हैं जिसमें हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर भी पढ़ते हैं। प्लांट टिश्यू कल्चर एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम लोग प्लांट के किसी भी एक पार्ट को लेकर उससे नया प्लांट बना लेते हैं। तो इसको किस तरीके से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं देखते हैं। प्लांट के किसी भी पार्ट को लेकर एसेप्टिक कंडीशन में नए प्लांट को बनाने की प्रोसेस को प्लांट टिश्यू कल्चर कहते हैं। यानी कि प्लांट के किसी भी पार्ट जैसे लीफ, स्टेम या फिर फ्रूट या फिर फ्लावर, रूट, इन सब पार्ट्स को लेकर किसी भी पार्ट को अगर हम लें और एसेप्टिक कंडीशन में यानी कि कंटामिनेट रहित कंडीशन में हम लोग नए प्लांट को बनाएं तब उसको हम लोग बोलते हैं प्लांट टिश्यू कल्चर। यानी कि प्लांट के किसी भी भाग को लेकर उससे एक नया प्लांट तैयार कर देना प्लांट टिश्यू कल्चर कहलाता है। सबसे पहले हैबरलैंड ने 1902 में इसका कॉन्सेप्ट दिया था। हैबरलैंड ने 1902 में इसका कॉन्सेप्ट दिया था, पर ये प्लांट टिश्यू कल्चर करने में सफल नहीं रहे थे। उसके बाद नोबेकॉर्ट और वाइट इन्होंने 1909 में गाजर और तंबाकू का प्लांट टिश्यू कल्चर किया और ये सफलतापूर्वक नया प्लांट भी प्राप्त किए। तो सबसे पहले प्लांट टिश्यू कल्चर का कॉन्सेप्ट देने वाले हैबरलैंड और सबसे पहले प्लांट टिश्यू कल्चर करने वाले नोबेकॉर्ट और वाइट, और इनका ईस्वी सन याद रखिएगा दोनों का। प्लांट टिश्यू कल्चर जो होता है ये अलग-अलग तरह से हो सकते हैं। जैसे कि एक तो होता है रूट कल्चर, यानी अगर हम रूट को लें तो रूट कल्चर कहेंगे। लीफ कल्चर, अगर लीफ को लें प्लांट का और नया प्लांट बना दें तो उसको लीफ कल्चर कहेंगे। इसी तरीके से शूट कल्चर, फ्लावर कल्चर, ओवरी कल्चर, ओवरी से भी बना सकते हैं हम नया प्लांट। इसी तरीके से ओव्यूल कल्चर और एम्ब्रियो कल्चर होता है। प्लांट के इन सभी पार्ट्स को लेकर हम कल्चर कर सकते हैं और नया प्लांट बना सकते हैं, और इन सभी भागों को लेकर कल्चर करना क्या कहलाता है? टिश्यू कल्चर। चाहे कोई सा भी ऑर्गन हम ले लें, इसको हम लोग कहेंगे टिश्यू कल्चर। चलिए आगे देखते हैं। स्टेप और प्रोसेस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर। प्लांट टिश्यू कल्चर का स्टेप या प्रोसेस क्या होता है इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका स्टेरिलाइजेशन ऑफ नॉन लिविंग आर्टिकल्स, जितने भी नॉन लिविंग आर्टिकल्स हैं उनका स्टेरिलाइजेशन करते हैं। मान के चलिए हम लोग लेबोरेटरी में प्लांट टिश्यू कल्चर कर रहे हैं, तो उस दौरान प्लांट टिश्यू कल्चर में जितने भी इक्विपमेंट यूज होंगे, इक्विपमेंट कहने का मतलब जितने उपकरण यूज होंगे, जैसे कि टेस्ट ट्यूब हुआ, चाकू हुआ, ब्रश हुए, ऐसे कई सारे इक्विपमेंट यूज होंगे। सारे इक्विपमेंट को हम लोग सबसे पहले ऑटोक्लेव करके स्टेरिलाइज कर लेते हैं। ऑटोक्लेव का जो उपकरण होता है कुछ इस तरीके का होता है जैसे डायग्राम में दिखाया गया है। इसके अंदर हम लोग चीजों को रख देते हैं और स्टेरिलाइज कर लेते हैं। तो इसी ऑटोक्लेव के द्वारा हम लोग सारे इक्विपमेंट जो भी प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज होते हैं उनको सबसे पहला काम करते हैं स्टेरिलाइज करने का। तो सबसे पहले हम लोग जितने भी इक्विपमेंट यहाँ यूज हो रहे हैं उनको कर लेते हैं स्टेरिलाइज। स्टेरिलाइजेशन के बाद हम दूसरा स्टेप क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट मीडिया का प्रिपरेशन करते हैं। प्लांट को हम लोग ग्रोथ करवाएंगे या प्लांट के किसी पार्ट को लेंगे, जैसे ये प्लांट है, प्लांट के लीफ को हम लोग लिए। अब इस लीफ को लेने के बाद इस लीफ को कैसे हम लोग नए प्लांट में बदलेंगे? तो इसको किसी ना किसी एक मीडियम में, कल्चर मीडियम में ग्रो कराना पड़ेगा। तो पहले तो हम लोग इस कल्चर मीडियम को बना लेंगे जिसमें हम लोग प्लांट पार्ट को ग्रो कराएंगे। उस कल्चर मीडियम का प्रिपरेशन पहले करते हैं। तो कल्चर मीडियम के प्रिपरेशन में किन किन चीजों को ध्यान में रखना चाहिए या क्या क्या होनी चाहिए वो देख लेते हैं हम। कल्चर मीडियम के प्रिपरेशन में एक तो कुछ अकार्बनिक पदार्थ जैसे कैल्शियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट, बोरिक अम्ल, कॉपर सल्फेट, मैग्नीज क्लोराइड, मोलिब्डिक अम्ल, पोटेशियम आयोडाइड, जिंक सल्फेट, ये सभी इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट हैं या इनऑर्गेनिक सॉल्ट हैं जिनका उपयोग हम लोग न्यूट्रेंट मीडिया बनाने में करते हैं। इधर इनकी माप भी दिया गया है, कितनी कितनी मात्रा में इनको यूज करना है वो भी दिया गया है, आप लोग यहाँ से नोट कर लीजिएगा। एक तो हम लोग इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स यूज किए, इसके अलावा आयरन भी यूज करना होता है, आयरन का भी सोर्स यहाँ देना होता है। तो आयरन के सोर्स के रूप में हम लोग क्या दे सकते हैं? फेरिक क्लोराइड और सोडियम इथिलीन डाइएमीन टेट्रा एसीटेट भी यूज करते हैं।
इसके अलावा विटामिन सोर्स के रूप में हम लोग क्या देते हैं देखिए, विटामिन तथा कुछ अन्य अनुपूरक देंगे, निकोटिनिक एसिड दे सकते हैं विटामिन सोर्स के रूप में, एन्यूरिन हाइड्रोक्लोराइड यानी कि थायमिन दे सकते हैं, ग्लाइसिन दे सकते हैं। ये सारे हम लोग विटामिन सोर्स के रूप में दे सकते हैं। उसके बाद में कार्बन का भी सोर्स देना पड़ता है, तो कार्बन सोर्स के रूप में यहाँ पे हम लोग सुक्रोज दे सकते हैं। तो इस तरीके से कुछ ए केमिकल्स हैं जिनका यूज हम लोग न्यूट्रिएंट मीडियम बनाने में करते हैं। इसके साथ हम लोग ग्रोथ हार्मोन का भी यूज करते हैं, जैसे कि ऑक्जिन और साइटोकाइनिन इन दोनों का भी हम लोग यूज यहाँ पे करते हैं। तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा न्यूट्रिएंट मीडियम प्रिपरेशन में। तो इस तरीके से न्यूट्रिएंट मीडियम का प्रिपरेशन कर लिया जाता है। इन सबको हम लोग एक टेस्ट ट्यूब में लेंगे या एक बीकर में लेंगे और वहाँ सबको मिला करके हम लोग यहाँ पे न्यूट्रिएंट मीडियम बना लेंगे। न्यूट्रिएंट मीडियम में सबसे फेमस है एमएस मीडियम, मोरासिक स्कूक मीडियम, आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पे न्यूट्रिएंट मीडियम का प्रिपरेशन कर लेंगे। न्यूट्रिएंट मीडियम प्रिपरेशन कर लेने के बाद आगे के स्टेप को हम लोग डायग्राम से समझते जाएंगे और आप लोग नोट करते जाइएगा। हम लोग सारा इक्विपमेंट स्टरलाइज कर लिए हैं और न्यूट्रिएंट मीडियम भी तैयार कर लिए हैं। तो हम लोग नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, सबसे पहले एलाइट प्लांट लेंगे। एक एलाइट प्लांट लेंगे जिस प्लांट को हम लोग टिश्यू कल्चर में यूज करते हैं, उसको एलाइट प्लांट कहते हैं। इस प्लांट को सेलेक्ट करने में हम कुछ विशेष बातों का ध्यान रखेंगे, जैसे कि ये प्लांट रोग रहित होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए। इन सभी बातों को हम ध्यान रखेंगे और एक प्लांट सेलेक्ट कर लेंगे जिसको हम लोग एलाइट प्लांट या एलिट प्लांट जैसा भी प्रोनाउंसिएट करना चाहें आप कर सकते हैं। एक एलाइट प्लांट ले लिए। अब इस एलाइट प्लांट में से किसी भी एक प्लांट पार्ट्स को हम लोग कल्चर के लिए लेंगे। जैसे मान लो हम लोग यहाँ से एक लीफ को काट लिए, तो लीफ यहाँ पे हम लोग अलग कर लिए। तो इस तरीके से लीफ को कल्चर के लिए लेने के बाद हम लोग इस लीफ को भी स्टरलाइज कर लेंगे, क्योंकि इस लीफ के सरफेस में भी बैक्टीरिया हो सकते हैं, सूक्ष्म जीव हो सकते हैं, कंटामिनेंट्स हो सकते हैं। इसीलिए पहले इसको भी हम लोग स्टरलाइज कर लेंगे। तो इसको स्टरलाइज किस तरीके से करते हैं उसे देखते हैं। पहला स्टेप हमने क्या किया, एलाइट प्लांट ले लिया। अब एलाइट प्लांट लेने के बाद में लीफ को हम लोग अलग कर लेते हैं और लीफ को अलग करने के बाद में नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, लीफ का स्टरलाइजेशन करते हैं, इसका निजर्मीकरण करते हैं। तो इसका निजर्मीकरण किस तरीके से किया जाता है देखिए, सबसे पहले प्लांट मटेरियल को 5% टीपॉल के घोल में 10 से 15 मिनट तक डुबा कर रखते हैं। पत्ती को लेते हैं इस तरीके से और इसमें टीपॉल डालते हैं 5% और इसमें पत्ती को डुबा कर रखेंगे। दूसरा काम क्या करते हैं, प्लांट मटेरियल को चिमटी की सहायता से निकालकर अच्छी तरीके से टैप वाटर में धोते हैं। उसके बाद में डिस्टिल वाटर में धोते हैं। सबसे पहले हम लोग टीपॉल में डुबाए 10 से 15 मिनट, उसके बाद में उसको चिमटी से निकालते हैं, हाथ से नहीं पकड़ते क्योंकि फिर से कंटामिनेंट हो जाएंगे। फिर नल के जल में, बहते जल में धो देते हैं। उसके बाद में हम लोग इसको डिस्टिल वाटर, अशुद्ध जल से धोते हैं। अशुद्ध जल से धोने के बाद प्लांट मटेरियल को 70% इथाइल अल्कोहल में डालते हैं, 70% इथाइल अल्कोहल में डालते हैं और इसमें लगभग 1 मिनट के लिए छोड़ देते हैं। 70% इथाइल अल्कोहल में 1 मिनट के लिए छोड़ने के बाद, जैसे हम लोग बीकर लिए, उसमें प्लांट पार्ट को लिए, फिर इसको टीपॉल में डाले, टीपॉल में डालने के बाद इसको निकाल लिए, निकालने के बाद धो लिए, उसके बाद में वापस से इसको हम लोग 70% इथाइल अल्कोहल में डाल देते हैं। अब हम लोग इसको इथाइल अल्कोहल से निकाल लेते हैं और इसको 1% मर्क्यूरिक क्लोराइड में डालते हैं। लगभग इसको हम लोग 10 से 15 मिनट के लिए डालकर रखते हैं। या फिर मर्क्यूरिक क्लोराइड में नहीं डालेंगे तो 5 से 10% सोडियम हाइड्रोक्लोराइड में डाल देते हैं इसको। बीकर लिए हैं, बीकर में प्लांट मटेरियल और इसमें मर्क्यूरिक क्लोराइड या सोडियम हाइड्रोक्लोराइड डाले हैं। अब इनको थोड़ी देर तक हम लोग हिलाते रहते हैं ताकि भली भांति ये स्टरलाइज हो जाए, 100% निजर्मीकृत हो जाए। इसलिए इनको हम लोग थोड़ा थोड़ा हिलाते रहते हैं इस तरीके से। अब इनको यहाँ से बाहर निकालने के बाद 10 से 15 मिनट बाद बाहर निकाल लेते हैं और बाहर निकाल करके इनको अच्छे से हम लोग डिस्टिल वाटर में या स्टरलाइज्ड वाटर में धो देते हैं, ताकि मर्क्यूरिक क्लोराइड या फिर सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का जो असर है वो समाप्त हो जाए। और इस तरीके से हम लोग लीफ को स्टरलाइज कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस आप याद रखिएगा। आगे देखते हैं,
अब हम लोग लीफ को स्टरलाइज कर लिए हैं। इसके बाद हम इस लीफ को छोटे-छोटे टुकड़ों में काट देते हैं और इन्हीं टुकड़ों को या इस लीफ को हम लोग कहते हैं एक्सप्लांट। अब इन एक्सप्लांट कहूँगा तो समझिएगा, इस पौधे से लिया गया लीफ का टुकड़ा या लीफ, है ना? अब इस एक्सप्लांट को हम लोग नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, एक्सप्लांट को न्यूट्रिएंट मीडियम में डालेंगे। जो न्यूट्रिएंट मीडियम हमने प्रिपेयर किया है, उसी में हम लोग डालेंगे। तो इस तरीके से न्यूट्रिएंट मीडियम हम लोग लेते हैं और यहाँ पे हम लोग इस एक्सप्लांट को डाल देते हैं। इस प्रोसेस को कहा जाता है इनोकुलेशन। तो अगला स्टेप हम लोग क्या करते हैं, इनोकुलेशन का। पहला स्टेप एलाइट प्लांट का सिलेक्शन, दूसरा स्टेप एक्सप्लांट को स्टरलाइज करना, तीसरा स्टेप इनोकुलेशन करना, एक्स प्लांट का इनोकुलेशन, यानी कि एक्स प्लांट को हम लोग न्यूट्रिएंट मीडियम में डालते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इनोकुलेशन। अब यहाँ पे न्यूट्रिएंट मीडियम में हम लोग डाल दिए एक्स प्लांट को, उसके बाद में इस एक्स प्लांट में या इस मीडियम में बाहर से कोई कंटामिनेंट ना आ जाए, बाहर से कोई भी बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म ना आ जाए, उसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, इसके मुख को बंद करना होगा। तो इसके मुख को हम लोग इस तरीके से बंद कर देते हैं और जिस चीज़ों से इसको हम लोग बंद करते हैं, उसको कहा जाता है कॉटन प्लग। जैसे यहाँ पे मैंने नाम मेंशन किया है कॉटन प्लग करके। तो हम लोग इसके मुख को कॉटन प्लग से ढक देते हैं और कॉटन प्लग से ही क्यों ढकते हैं? क्योंकि शुद्ध हवा अंदर आ सके, लेकिन कोई बैक्टीरिया वगैरह अंदर ना आ सकें। अगर हम लोग इसको ढक्कन से या कॉर्क से ढक देते, तो हवा भी अंदर नहीं आ पाता, तो प्लांट ग्रोथ नहीं कर पाता। इसीलिए हम लोग इसको कॉटन प्लग से ढकते हैं ताकि एयर अंदर आए और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अंदर ना आए। नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, कैलस फॉर्मेशन कराते हैं। अगला स्टेप में हम लोग कैलस का फॉर्मेशन कराएंगे। मतलब यहाँ पे जो छोटा पार्ट है टिश्यू का, वो बहुत ज़्यादा डिवीजन कर करके मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं का एक समूह बना लेता है यहाँ पे। इसको हम लोग बोलते हैं कैलस। इस मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं के समूह को हम लोग बोलते हैं कैलस। अब कैलस का फॉर्मेशन हो जाने के बाद हम लोग यहाँ शूट रीजनरेशन कराएंगे। नेक्स्ट स्टेप हम लोग शूट रीजनरेशन कराते हैं। शूट मतलब क्या होता है, प्लांट के वायवीय भागों को हम लोग शूट कहते हैं और नीचे के जो भूमिगत भाग हैं उसको रूट कहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग शूट का रीजनरेशन करते हैं, मतलब तना वाला भाग, वायवीय भागों का रीजनरेशन, मतलब उनका डेवलपमेंट करवाते हैं। तो इसके लिए हम लोग ऑक्सीजन की मात्रा थोड़ा कम कर देते हैं और साइटोकाइनिन की मात्रा बढ़ा देते हैं। जब मीडियम में ऑक्सीजन की मात्रा कम और साइटोकाइनिन की मात्रा बढ़ा देते हैं, तब यहाँ पे शूट रीजनरेशन होने लगता है। यानी कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, ये जो कैलस था, इस कैलस में से ऊपर की ओर शूट निकलने लगे, पर यहाँ पे रूट नहीं बने हैं। तो इस तरीके से हम लोग शूट रीजनरेशन का प्रोसेस यहाँ पे करा लेते हैं। शूट रीजनरेशन का प्रोसेस कराने के बाद अब हमारे शूट यहाँ पे बन चुके हैं, तो हमें रूट बनाने की भी आवश्यकता है। जब रूट हो गए तभी तो हम लोग उसको बाहर फील्ड में लगाएंगे ना। तो शूट से अब रूट बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, रूट रीजनरेशन का प्रोसेस करते हैं और रूट रीजनरेशन के प्रोसेस में ऑक्सीजन की मात्रा हम लोग बढ़ा देते हैं और साइटोकाइनिन की मात्रा हम लोग कम कर देते हैं। जब साइटोकाइनिन की मात्रा कम और ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ जाती है, तब यहाँ पे इन शूट के नीचे रूट का भी फॉर्मेशन होने लग जाता है और इस तरीके से रूट रीजनरेशन का प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाता है। अब हमारे पास रूट एंड शूट दोनों बन चुके हैं। तब हम लोग क्या करते हैं, रूट एंड शूट दोनों बन जाने के बाद इन शूट को अलग-अलग या रूट को अलग-अलग करते हैं। रूट को अलग-अलग कहने का मतलब शूट के साथ ही रहेगा रूट, पर एक-एक प्लांट को अलग-अलग कर लेंगे और अलग-अलग करके इनको हम लोग बाहरी एनवायरनमेंट में लगा सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट अगर हम इसको अलग करके बाहरी एनवायरनमेंट में लगा दें, तो प्लांट डेथ हो जाएँगे, क्योंकि बाहरी एनवायरनमेंट के संपर्क में आने पर शायद प्लांट सर्वाइव ना कर पाए। तो सबसे पहले इनको हम लोग बाहरी एनवायरनमेंट से रूबरू करवाएँगे, बाहरी एनवायरनमेंट के अनुकूल बनाएँगे। तो बाहरी एनवायरनमेंट के अनुकूल बनाने के प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं एक्लीमेटाइजेशन या फिर हार्डनिंग। तो नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या कराते हैं, रूट रीजनरेशन के बाद हार्डनिंग कराते हैं, एक्लीमेटाइजेशन कराते हैं। तो एक्लीमेटाइजेशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ट्रे लेते हैं इस तरीके का और उस ट्रे में लिक्विड मीडियम में भी कर सकते हैं या सॉलिड मीडियम में भी कर सकते हैं हम लोग। अगर लिक्विड मीडियम करना है तो एमएस मीडियम ही यूज करेंगे यहाँ, अगर सॉलिड मीडियम करना है तो कोकोपीट वगैरह यूज करते हैं यहाँ पे। तो
इस तरीके से ट्रे होता है, उस ट्रे में इस तरीके से चेंबर बने होते हैं, जिसमें एक-एक प्लांट को यहाँ से अलग-अलग करके अलग-अलग ट्रे में या अलग-अलग चेंबर में अलग-अलग प्लांट को लगा देते हैं और कुछ समय के लिए इनको इन विट्रो कंडीशन में यानी एसेप्टिक कंडीशन में रखा जाता है। फिर हम लोग इनको क्या करेंगे, थोड़ा-सा बाहर के एनवायरनमेंट में रखेंगे, फिर अंदर ले आएँगे लैब में, फिर बाहर एनवायरनमेंट में रखेंगे, फिर अंदर ले आएँगे लैब में। इस तरीके से थोड़ा धूप खिलाएँगे, थोड़ा तेज हवा के संपर्क में लाएँगे, फिर पॉली हाउस में रखेंगे। इस तरीके से इनको हम लोग बाहरी एनवायरनमेंट के अनुकूल बना देते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं एक्लीमेटाइजेशन। एक्लीमेटाइजेशन का मतलब ही है बाहरी वातावरण के अनुकूल बनाना प्लांट को। इस प्रोसेस के बाद नेक्स्ट स्टेप हम लोग क्या करते हैं, इन प्लांट का प्लांटिंग कर देंगे, पॉट में लगा देंगे। अब गमले में इनको लगा देने के बाद गमले में कुछ समय उगाएँगे, फिर इसको हम लोग सॉइल में भी ट्रांसफर कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक प्लांट पार्ट लिए हम लोग यहाँ पर और यहाँ पे एक नया प्लांट बना डाले। उस प्लांट को हम लोग सॉइल में भी ट्रांसफर कर दिए। इस तरीके से हम लोग प्लांट टिश्यू कल्चर टेक्निक परफॉर्म करते हैं और प्लांट के किसी भी पार्ट को लेकर उससे नए प्लांट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे सेल सस्पेंशन कल्चर। जब तक हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ते हैं तब तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा, ताकि जैसे ही मैं सेल सस्पेंशन का वीडियो अपलोड करूं आप लोगों तक नोटिफिकेशन जा पाए।